हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लो का ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस होते क्या है और मैट्रिमोनियल ऑफेंस से कैसे डील किया जाए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस होते क्या है। ये एक ऐसे ऑफेंस होते हैं जो हमारी शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होते हैं। ऐसे विवाद, उन्हें हम कहते हैं मैट्रिमोनियल ऑफेंस। जैसे हो गया कि जो वाइफ है वो घर छोड़ के चली गई हस्बैंड का, या कोई चाइल्ड कस्टडी का मैटर है, या कोई मेंटेनेंस का मैटर है, ये सारे हमारे मैट्रिमोनियल ऑफेंस के अंदर ही आते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस को हमें बढ़ावा देना चाहिए, मतलब मैट्रिमोनियल ऑफेंस के अंदर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। हस्बैंड की साइड से भी मैं आपको बताऊंगा और वाइफ की साइड से भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा लॉ है वो इस मैट्रिमोनियल ऑफेंस के केस के अंदर जो वाइफ है उसे ज्यादा सपोर्ट करता है, वाइफ के फेवर में ज्यादा लॉ है हमारा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है बात। अब इस कंडीशन में जो वाइफ है, मान लो एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। जो वाइफ है, जैसे हस्बैंड और वाइफ है, अब वाइफ और हस्बैंड का आपस में किसी भी बात से लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। अब वाइफ है वो चली जाती है पुलिस स्टेशन और एफआईआर लॉन्च करवाती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। इस केस में जो पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर बना रहा है, अब वो एफआईआर किस सेक्शनों के बेस पे करेगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला सेक्शन वो उठाएगा 498A, जो हमारा बात करता है क्रुएल्टी। 498 आईपीसी का ये हमारा बात करता है क्रुएल्टी के लिए। अब क्रुएल्टी होती क्या है? क्रुएल्टी काफ़ी तरह की हो सकती है, मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, या मतलब जैसे हस्बैंड सताता है अपनी वाइफ को या उसकी केयर नहीं करता, या कुछ भी। क्रुएल्टी के अंदर काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा जरूर। अब सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है वो 498A के अंदर एफआईआर को लॉन्च करता है। अब 498 में आप फंस चुके। मैं वाइफ के उसमें बता रहा हूँ आपको कि वाइफ के फेवर में जो पुलिस ऑफिसर है वो कौन कौन से ऑफेंस से एफआईआर बनाएगा। सबसे पहले 498 हो गया। अब 498A के साथ वो जोड़ता है 406 का स्त्री धन का। स्त्री धन एक ऐसा धन होता है जो वाइफ को शादी के टाइम पे मिलता है, या शादी से पहले मिलता है, या शादी के बाद मिलता है, चाहे वो रिलेटिव्स हो वाइफ के, या वाइफ के फैमिली मेंबर्स हो, या हस्बैंड के किसी फैमिली मेंबर ने वाइफ को कुछ गिफ्ट दिया हो। ये हो गया हमारा स्त्री धन। और स्त्री धन में हमारा ये भी आता है जो वुमेन की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो सेल्फ मेड प्रॉपर्टी होती है, ये भी हमारे स्त्री धन के अंदर इंक्लूड होता है। तो स्त्री धन हो गया हमारा 406 के अंदर बताया। तो दोस्तों, आपने जैसा जान लिया कि स्त्री धन होता क्या है। जो वाइफ की खुद की संपत्ति होती है, या उसे शादी के टाइम पे मिलती है, शादी से पहले या शादी के बाद, जो भी चीज़ मिलती है, चाहे वो गिफ्ट के तौर पे मिले, या किसी ज्वेलरी के उसमें मिले, या क्लॉथ के रूप में मिले, जो भी चीज़ है सारी स्त्री धन में काउंट होती है। जो पुलिस वाला है, अब वो 406 का भी केस बना सकता है 498A के साथ। 406 मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसमें ऐसा देखा जाता है जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के पास ऐसा सिक्योरिटी अपनी सारा स्त्री धन रखती है कि हाँ ये मेरा स्त्री धन है, आप अपने पास रखिए संभाल के, और जब मेरे को जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी स्त्री धन सारा। पर जो अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट ही हो गया, तो अब वाइफ को अपना स्त्री धन वापस लेना पड़ेगा अपने हस्बैंड से, तो वो 406 का केस भी डलवाएगी 498A के साथ। तो दो ऑफेंस तो ये होगा, 498 क्रुएल्टी और 406 हो गया हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो स्त्री धन वापस लेने के लिए डाला जाता है। अब इसमें हमें यह भी जानना जरूरी है कि इन दो ऑफेंस के साथ साथ तो जो वाइफ है वो तीसरा चार्ज भी लगवा सकती है 125 मेंटेनेंस के लिए, कि उसे मेंटेनेंस चाहिए अपने हस्बैंड से। तो दोस्तों, जो हमारा 125 है ये हमारा CRPC का है, जो हमारा बताता है मेंटेनेंस के बारे में, कि जो हस्बैंड है अगर वो अपनी वाइफ से, या जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, तो हस्बैंड को 125 CRPC के अंदर अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी होती है। तो एक तो जो पुलिस है उसने लगाया 498A, एक लगाया 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट स्त्री धन वापस लेने के लिए, एक उसमें लगाया 125 ताकि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सके हस्बैंड से, ठीक है। और अब एक और ऑफेंस लगाया जाता है वाइफ के फेवर के अंदर, जो है हमारा सेक्शन 24। अब जैसे मान लीजिए जो वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है, इस केस में मैं आपको बताऊं जो सेक्शन 24 है वो लगेगा। वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है, अब मान लो जैसे वो एफआईआर करवाने गई, अब एफआईआर के बाद
बस सबको पता है कि अगला स्टेप होता है हमारा कोर्ट में जाके होता है, कोर्ट में दोनों को अपने अपने लॉयर हायर करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके प्रोसीडिंग्स होती है, ट्रायल चलता है पूरा, उसके बाद जाके डिग्री पास होती है, जजमेंट पास होती है, ये पूरा एक डेफिनेट प्रोसीजर है। तो ये आगे का पूरा प्रोसीजर सबको पता है। अब जो वाइफ है अगर वो FIR करवाने गई तो उसे पता है कि हाँ आगे अब मुझे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपनी प्रोसीडिंग्स और ट्रायल करवाना पड़ेगा लॉयर के थ्रू। अब जितना भी उसमें खर्चा आएगा, चाहे लॉयर का खर्चा हो या कोर्ट फीस हो, जितना भी तरह का खर्चा आएगा, सेक्शन 24 के अंदर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है कि मुझे आप खर्चा दीजिए क्योंकि मेरे पे पैसे नहीं है। तो जो हस्बैंड है उसे देना पड़ेगा, वो लायबल होगा अपनी वाइफ को देने के लिए सेक्शन 24 के अंदर मेंटेनेंस इस चीज़ की। देखिए सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात कर रखी थी, उसमें ये मेंटेनेंस ये बता रखा था कि अपनी वाइफ से वो अलग, अपने हस्बैंड से अलग हो गई है वाइफ, उस चीज़ की मेंटेनेंस कि उसका जो हर महीने का खर्चा होगा, चाहे तुम लमसम अमाउंट में दो या हर महीने खर्चा दो, हस्बैंड को देना पड़ेगा अपनी वाइफ का खर्चा। जैसे हस्बैंड की सैलरी है मान लीजिए 10,000 रुपये, तो जो कोर्ट है वो 2,000 रुपये डिसाइड कर देगा कि आपको 2,000 रुपये हर महीने अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, ऐसा मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। ठीक है, अब सेक्शन 24 में कौन सी मेंटेनेंस की बात करी जा रही है? जैसे मान लीजिए जो कोर्ट की फीस हो गई, वाइफ अनएम्प्लॉयड है और कोर्ट में लगेगी फीस, लॉयर की फीस हो गई, एप्लीकेशन की सबमिट करनी है कोर्ट में उसकी फीस हो गई, का एफिडेविट प्रिपेयर करना उसकी फीस हो गई, इन सारी चीज़ों की फीस, लॉयर की फीस हो गई। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 24 क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह के ऑफेंस बन गए हमारे। सबसे पहला 498 क्रुएल्टी का, 498A क्रुएल्टी IPC के अंदर। दूसरा ऑफेंस हमारा बन गया इसमें सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जिसके अंदर स्त्रीधन देना पड़ेगा हस्बैंड को सारा वाइफ को। अब तीसरा ऑफेंस हमने पढ़ा सेक्शन 125 ऑफ CRPC, जिसके अंदर मेंटेनेंस देनी पड़ेगी हस्बैंड को वाइफ को। अब हमने पढ़ा सेक्शन 24 जिसके अंदर मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, पर उस मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कोर्ट फीस, लॉयर फीस, जो भी प्रोसीडिंग्स में फीस आएगी ये सारी सेक्शन 24 के अंदर हस्बैंड को देनी पड़ेगी वाइफ को। ये 4 तरह के ऑफेंस बनते हैं अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवाती है। अब हस्बैंड के पास क्या क्या रेमेडीज है? हस्बैंड एक तो सेक्शन 9 लगा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का अपनी वाइफ को वापस घर बुलाने के लिए। सेक्शन 9 में बता रखा है रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कॉन्जुगल राइट्स है उन्हें दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, वाइफ को वापस घर बुलाने के लिए, समझौता करने के लिए कोर्ट के थ्रू सेक्शन 9 को अप्लाई करवा सकता है। और एक उसके पास ये रास्ता है कि वो डाइवोर्स का केस डाल दे अपनी वाइफ के अगेंस्ट, कि जो भी डाइवोर्स के रीजनेबल ग्राउंड्स है उनमें से कोई सा भी एक अप्रोप्रिएट ग्राउंड लेके अपनी वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स का केस डाल दे। दूसरी चीज ये हो गई। पर जहाँ तक ये देखा जाता है कि जो 90% केसेस है वो हमेशा वाइफ के फेवर में जाते हैं और हस्बैंड के अगेंस्ट में जाते हैं। मतलब हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना ही पड़ता है मेंटेनेंस या जो भी स्त्रीधन है, ये सब चीज़ें देनी ही पड़ती है। ज़्यादातर केस होता है अगर कोर्ट तक बात जाती है तो। अब इसके अंदर एक तरीका है या 2 तरीके हैं इसके अंदर। सबसे पहला, या तो तुम कोर्ट तक बात जाने दो हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड अपने एक लॉयर अपॉइंट करेगा, वाइफ अपना लॉयर अपॉइंट करेगी और वहाँ पे अपने अपनी बातें रखो कोर्ट के सामने और जैसा भी होगा जो कोर्ट है वो फैसला कर देगी। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो आपस में म्यूचुअली बैठ के समझौता कर ले। अगर उन्हें समझौता नहीं करना तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स की ओर भी जा सकते हैं। सेक्शन 13 सब क्लोज B के तहत हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर सारी चीज़ें आप अपना आप ही सेटल कर लो कि चाइल्ड मेंटेनेंस किसके पास जाएगी, मेंटेनेंस कितनी देगा हस्बैंड वाइफ को, ये सारी चीज़ें पहले सेटल करके फिर कोर्ट में जाके बता दो कि हमने ऐसे ऐसे सेटल किया है, तो वहाँ पे आपको जल्द से जल्द डाइवोर्स हो जाएगा, तो आप सारी उससे फ्री हो जाओगे प्रोसीडिंग से। अब ये 2 तरीके हो गए, पर सबसे बेटर यही रहता है हस्बैंड के लिए कि वो जाके पुलिस स्टेशन में जाके समझौता कर ले अपनी वाइफ से, क्योंकि हस्बैंड को नहीं तो मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, स्त्रीधन देना पड़ेगा अपनी वाइफ को और 498A की प्रोसीडिंग्स हैंडल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं जो 498A है IPC का, उसके अंदर 5 से 10 साल का ट्रायल आराम से हो जाता है, 5 से 10 साल लग जाते हैं डिसीजन आने में। और जो हमारा मेंटेनेंस का है इसमें 3 साल कम से कम लग जाते हैं कोर्ट में अगर मामला जाता है मेंटेनेंस का तो। पर जो सेक्शन 24 मैंने आपको बताया उसके अंदर 6 महीने लगते हैं हद से हद, और जो कोर्ट है वो इंटीम ऑर्डर पास कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोर्ट की फीस है, जितना भी लॉयर की फीस है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इस वजह से।
सेक्शन 24 में हमारा आ जाता है 6 महीने के अंदर अंदर इंटीरिम ऑर्डर, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर देती है कोर्ट कि हाँ आपको इतना अमाउंट देना है इसे, ऐसा सेक्शन 24 के हिसाब से। सेक्शन 125 के केस में लगता है 3 साल के आसपास अराउंड। और जो हमारा 498 क्रुएल्टी का पड़ा है उसमें भी कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। और जो हमारा स्टीरन का केस है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, उसमें भी 3 साल आराम से लग जाते हैं। तो इतने सारे प्रोसीडिंग्स के लफड़े में पढ़ने से बढ़िया है कि आप जाके कोर्ट पुलिस स्टेशन में ही अपनी वाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए जो वाइफ है वो चली गई पुलिस स्टेशन FIR करवाने, तो जो पुलिस वाला है उसकी भी ये इंटेंशन रहेगी कि यहीं की यहीं समझौता हो जाए, जो मामला है वो कोर्ट तक ना जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि आगे की प्रोसीडिंग्स क्या क्या होगी। तो जैसे जो पुलिस वाला है वो आपको फ़ोन करेगा हस्बैंड को कि हाँ आप कोर्ट में, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, ऐसे ऐसे आपकी वाइफ FIR करवाने आई है, तो आप वहीं जाके समझौता कर लीजिए और अपनी वाइफ को वापस घर लीजिए। नहीं तो हस्बैंड के लिए इसमें लॉस ही लॉस है, ये देखा गया है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और उन्हें पता हो कि हाँ अगर हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं तो इसका आगे परिणाम क्या निकलेगा, कितना टाइम लग जाता है प्रोसीडिंग्स के अंदर और कौन कौन से सेक्शन अगेंस्ट में लगते हैं या फेवर में लगते हैं वाइफ के, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो सबसे एट लास्ट ये कंक्लूजन निकलता है कि हस्बैंड को कभी भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि वाइफ से कोर्ट में जाने से पहले ही समझौता हो जाए वाइफ से, क्योंकि वहाँ जाके हस्बैंड का लॉस ही लॉस होना है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड बच जाता है और निकल जाता है मामले से। अगर बच भी जाएगा तो कम से कम 10 साल तो उसे आराम से लग जाएंगे सारे उसमें, जो मैंने आपको बताया 498A का, ये 125 का हो गया, 24 हो गया हमारा उसका हिंदू मैरिज एक्ट का, इन सब में टाइम आराम से लग जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। बाय बाय।